हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र धर्म नगरी में पहुंच रहे हैं और एक विशाल रैली को वो संबोधित करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि चुनाव में युद्ध का बिगुल बज चुका है। 6 जिलों के लिए पंचकुला, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर और करनाल और कैथल, इन 6 जिलों के 23 प्रत्याशियों के लिए मोदी जी जो है वोट की अपील करने के लिए और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को, यहाँ के आम जनमानस को संबोधित करने के लिए हरियाणा में आ रहे हैं। और इस दिन हमारे 23 के 23 प्रत्याशी जो हैं वो मंच पर होंगे। साथ में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे और साथ ही हमारे मुख्यमंत्री जी जो कुरुक्षेत्र जिले से ही लाडवा विधानसभा से प्रत्याशी हैं वो भी साथ में रहेंगे। और इस रैली के लेकर पूरी व्यवस्थाओं की तैयारियां जो हैं उसमें हमारे सभी कार्यकर्ता जोर शोर से लगे हुए हैं। और हरियाणा की जो जनता है और साथ ही साथ हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो पलक पावड़े बिछाकर मोदी जी के इंतज़ार में बहुत उत्साह के साथ, जोश के साथ उनके इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि ये एक बार फिर से कहीं ना कहीं धर्म युद्ध में इसको मानती हूँ। पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव था, कांग्रेस ने अलग अलग तरीके के भ्रामक प्रचार किए और वो कहीं ना कहीं उन भ्रामक प्रचारों को स्थापित करने में कामयाब हुई। और अगर वही उदाहरण हम देखें, हिमाचल प्रदेश में भी उन्होंने एक भ्रामक प्रचार किया कि हम कर्मचारियों को पेंशन देंगे। कोई कैलकुलेशन नहीं थी कि कैसे देंगे, लेकिन एक भ्रामक प्रचार किया। झूठ के सर पर उन्होंने वहां पर हिमाचल में अपनी सरकार बनाई और आज हिमाचल प्रदेश को कंगाल उन्होंने बनाने का काम किया। हिमाचल प्रदेश के एक एक व्यक्ति की दुर्दशा के लिए आज जिम्मेवार है तो वो कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी में हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छी योजना आयुष्मान भारत शुरू करी, जिसमें गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है 1 साल में फ्री मिलता है। लेकिन आज जितने लोगों ने वो इलाज कराया उनके पैसे देने के लिए हिमाचल सरकार के पास पैसे नहीं है। डॉक्टर्स ने मरीजों का इलाज करने से बंद कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि उनको उनके पैसे मिल नहीं रहे हैं। तो आज हिमाचल प्रदेश की जनता त्राही वहाँ पर त्राही मान जनता है। उनके पास अपने एमएलएस को पैसे देने के लिए नहीं है, उनकी तनख्वाह, उनके पास कर्मचारियों को पैसे देने के लिए नहीं है। तो ऐसा झूठ कि एक बार सत्ता में किसी ना किसी तरीके से आना है, चाहे किसी भी तरीके से आए, और वही झूठ कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, उन्होंने लोकसभा के चुनाव में फैलाया। आपने 2 दिन पहले हमारे शहजादे विदेश गए हुए हैं और विदेश जाकर भी उन्होंने SC/ST के आरक्षण की बात खत्म करने की बात हमेशा कांग्रेस ने करी। चाहे वो नेहरू जी थे, चाहे वो इंदिरा जी थी, हमेशा कांग्रेस ने SC/ST के आरक्षण को खत्म करने की कोशिश करी और लगातार उस कोशिश में वो लोग लगे हुए हैं। कोशिश आप कर रहे हो, आरक्षण खत्म करना चाहते हो आप, लेकिन झूठ किसके ऊपर मढ़ते हैं? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर झूठ बढ़ते हैं। मेरा आज कांग्रेस से सवाल है, क्या आपने कभी किसी SC/ST के व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर बिठाने की चिंता करी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने रामनाथ कोविंद जी को और एक ST आदिवासी बहन हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का सर्वोच्च स्थान देने की चिंता करी? और उसी तरीके से आप अगर महिला की बात करो, आप दलित की बात करो, तो क्या कुमारी शैलजा का दर्द कांग्रेस वालों को नहीं दिखता? आज भी मैं उनकी स्टेटमेंट पढ़ रही थी कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ, पर मेरी बेबे तू मुख्यमंत्री बनेगी क्यों? कर, क्योंकि यहाँ तो जो भी है कांग्रेस में किसी और कार्यकर्ता का कोई वजूद नहीं है। जो भी है वो या तो दीपेंद्र हुड्डा है या भूपेंद्र हुड्डा है। राज्यसभा की सीट आए तो हुड्डा जी का पुत्र, उसी राज्यसभा के सांसद को लोकसभा से लड़वाना हो तो दीपेंद्र हुड्डा। आज अगर आप पूरे प्रदेश में बैनर्स और पोस्टर्स देखेंगे तो किसकी फोटो लगी हुई है? दीपेंद्र हुड्डा की फोटो लगी हुई है। अगर तो बात करें जो आपने कहा कि एक बयान जो दिया था राहुल गांधी ने दलितों के ऊपर कि आरक्षण खत्म कर रहे हैं, आपका संविधान खत्म कर रहे हैं, क्या उसका असर लोकसभा में पड़ा था हरियाणा? देखिए,
जब भी किसी झूठ को बार बार बोला जाता है तो हमें उसका जरूर खमियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। लेकिन विषय ये कि आप झूठ के बल पर, मैं कहती हूँ आप काम करो ना। आपको पूरे के पूरे भारत में कितने वर्षों तक सरकार में आपने बनाए रखा? आपने महिलाओं के लिए टॉयलेट्स की चिंता करी क्या? महिलाएं 10 वर्ष पहले जब तक मोदी जी सरकार में नहीं आए थे, महिलाएं कैसे बाहर, आपको पता ही है किस तरीके से ग्रामीण अंचल में कितनी समस्या थी महिलाओं के लिए। पूरा दिन उनको कितनी समस्या में रहना पड़ता था। उनको इज्जत घर देने की चिंता करी। महिलाओं को जब कांग्रेस की सरकार थी 3-3 दिन में एक बार सिलेंडर मिलता था। आज आपको 3 मिनट में सिलेंडर उपलब्ध है। ऐसी सभी बहनें धुआं से मुक्त हो, उनकी रसोई, उसकी चिंता मोदी जी ने करी। और फिर उन बहनों को 500 रुपए में, केवल 500 रुपए में सिलेंडर दिलवाने की चिंता हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करी। और फिर महिलाओं की बात अगर हम करते हैं, इतने किलोमीटर तक महिलाओं को मटके पर पानी लेकर आना पड़ता था। आज उन्हीं बहनों के घर में नल हो रसोई में और नल से उनको शुद्ध जल मिले, उसकी चिंता प्रधानमंत्री जी ने करी। और फिर एक ऐसा इतना संवेदनशील प्रधानमंत्री कि उन्होंने बहनों बेटियों को सैनिटरी नैपकिन्स तक दिलवाने की चिंता करी। तो मैं कहती हूँ कि हमें तो एक ऐसे लगता है कि हमारे अपने जो पिता हैं घर में, हमारे जो दादा है, वो तो केवल एक परिवार की चिंता करते हैं। लेकिन मोदी ने तो एक संरक्षक बनके तो कांग्रेस मैडम आपका आरोप है कि कांग्रेस पार्टी ने बराबर को फैलाया हुआ है। लेकिन देखिए ये जो झूठ फैला रही है आपका के अनुसार, लेकिन फिर भी आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता छोड़कर जा रहे हैं पार्टी को, कांग्रेस में भी जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि मोदी जी ने भी इतना अच्छे काम कर दिए, आपके जो 5 साल से 10 साल से जो साथी थे उन लोगों को भी विश्वास नहीं हो रहा मोदी जी के काम पर? देखिए सुनिए, मैं एक बात आपको बताती हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, वो एक विचार के साथ खड़ा हुआ कार्यकर्ता है। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण ऐसे भी दे सकती हूँ कि जिन्होंने खुद ही मना कर दिया होगा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जो उपयुक्त कैंडिडेट है उसको चुनाव आप लड़वा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो प्रमाणिक कार्यकर्ता है, वो हमेशा एक ही बात कहता है कि मुझसे बड़ा मेरा दल और दल से भी बड़ा मेरा देश। लेकिन मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहती। कुछ लोगों को लगता है कि केवल हमने चुनावी ही रणनीति, ये राजनीति जितनी भी है, हमने केवल चुनावी राजनीति करनी है। और उनको अगर किसी समय पर, देखिए पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और एक टिकट पर कम से कम कहीं पर 15, कहीं पर 20, कहीं पर 30 दावेदार एक टिकट पर थे। 30 में से टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिल सकती है, बाकी सबको आइडियली सहयोग करना होता है। लेकिन कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति मोदी जी से ये प्रभावित नहीं है, प्रभावित सब है। आज विपक्षी भी मोदी जी से प्रभावित है कि इतनी एनर्जी के साथ, इतनी निष्पक्षता के साथ, इतनी ईमानदारी के साथ कोई प्रधानमंत्री कैसे काम कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, पूरे मैडम आप प्रधानमंत्री पर जा रही है, पहले ये जो लोकल मुद्दे हो जाए, लोकल मुद्दे की बात बता रही हूँ। आपने मेरा सवाल आपसे एक और है, आपने भी कहा कि 15 लोग हैं एक विचारधारा के, अगर विचारधारा के थे वो छोड़ कर गए, और क्या एक दिन पहले पार्टी में आते हैं आप उनको टिकट थमा देते हो? आपने कहा कि क्या वो लोग मोदी जी की विचारधारा से प्रभावित नहीं है? जो लोग गए, आपकी सरकार, हरियाणा सरकार मोदी जी की छत्र छाया उनकी आड़ ले लेते हो। आपके जो प्रदेश के मुखिया हैं, पूर्व मुखिया हैं, उनको लेकर भी बता दो थोड़ा। हम किसी की आड़ नहीं लेते। जिस तरीके से मोदी जी ने काम किया उसी तरीके से हमारे हरियाणा में, चाहे हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर जी, जिन्होंने हरियाणा की राजनीति को एक नई दिशा दी। ईमानदारी से भी कैसे हरियाणा में कोई व्यक्ति राजनीति कर सकता है, उसकी चिंता अगर किसी ने करी तो मनोहर लाल जी ने करी। आज तक हरियाणा के इतिहास में 1966 से जब से हरियाणा बना है, तब से आप लोगों से सवाल है कि क्या कभी ऐसे हुआ कि बिना पैसे दिए कोई व्यक्ति हरियाणा में नौकरी लगा हो? हमारे युवा अपने रास्ते से भटक गए थे, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था। माननीय मनोहर जी ने ही ये स्थापित किया कि बच्चे जो है वो पढ़ना शुरू करें, बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम मनोहर लाल जी ने किया। हर एक जो भी समस्याएं मनोहर जी के सामने आई, देखिए राजनीति में सबसे बड़ी जो समस्या होती है
वो होती है व्यवस्था परिवर्तन। क्योंकि जब भी आप व्यवस्था परिवर्तन करने में लगते हो तो आप क्या होता है, अपने लिए नेगेटिविटी क्रिएट करते हो। क्योंकि जो लोग व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहते वो तो हमेशा आपकी नेगेटिविटी करेंगे। मनोहर जी ने हर एक क्षेत्र में कितनी बढ़ चढ़ के काम सीटें किया। हरियाणा में बीजेपी की आ सकती है? देखिए, हरियाणा में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम बहुत आराम से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाएंगे। नायब जी हमारे फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और हम पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में बनाएंगे और उसी शंखनाद के लिए। मैम पिछली बार मैडम आपने बिना पर्ची की बात की है, पर्ची और पर्ची की, वो एक अटैची भी मिली थी, वो कहाँ से मिली थी? देखिए, कोई अटैची किसी तरीके की नहीं मिली थी। इतनी ईमानदारी से जो नौकरियां देने का काम किया वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे वो ग्रुप सी की नौकरी थी, चाहे ग्रुप डी की नौकरी थी, और चाहे वो हमारे HCS अधिकारियों की नौकरी थी। एक सवाल है, एक सीट का पेपर होता है, एक ही बार हुआ, दोबारा नहीं हुआ। काफी छात्र छात्राएं उसकी इंतजार में है, अभी तक नहीं हुआ, एक ही बार। देखिए, कितनी बार ऐसे भी होता है कि अभी जैसे जितने भी घोषणाएं सीएम साहब ने करी तो वो तुरंत जो सारी की सारी घोषणाएं थी हमने चुनाव आयोग के पास भेज दी थी, सेकेंड टाइम भी। तो अभी भी जैसे ही हमारी सरकार आएगी 8 अक्टूबर के बाद, जब से नायब सैनी जी बने हैं तब से 3 साल में एक पेपर हुआ। उन्होंने भी लगातार घोषणाओं की जो है वो झड़ी लगा दी। हर एक वर्ग के लिए उन्होंने कल्याणकारी घोषणाएं करी, और जो घोषणाएं, कुछ बहुत सारी घोषणाएं पाइपलाइन में भी थी, लेकिन जो घोषणाएं रह भी गई हैं, जितने भी काम रह गए हैं, आपने केवल 8 अक्टूबर तक का इंतजार करना है। 9 अक्टूबर तक जितने भी हमारे पेंडिंग काम रह गए वो भी हम करेंगे, और बहुत ही जल्दी हमारा 2 या 3 दिन में घोषणा पत्र भी जारी होने वाला है। उसमें भी आप देखेंगे कि हम हरियाणा की जनता के लिए किस तरीके से काम करने वाले हैं। तो वो घोषणा पत्र भी हमारा 2 या 3 दिन में मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी घोषित करेंगे। तो आप देखिएगा कि उसमें हमने किस तरीके से प्लानिंग करी है कि 8 अक्टूबर के बाद लगातार फिर से हम हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा की जनता के लिए कल्याणकारी कामों में फिर से। सर, क्या कहेंगे, 14 तारीख को देश के प्रधानमंत्री धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में पहुंच रहे, किस तरह से तैयारियां हैं और सेंटर से कौन कौन साथ में पहुंच सकते हैं? देखिए, हम सब के लिए बहुत बड़े एक गर्व की बात है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हरियाणा विधानसभा के इन चुनावों में एक जन आशीर्वाद रैली कुरुक्षेत्र की इस पावन पवित्र धरती पर करने जा रहे हैं, जिसमें 2 बजे थीम पार्क के अंदर ये एक विशाल और भव्य रैली का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें हमारे 6 जिले, जिसमें हमारी 23 विधानसभाएं आती हैं, उनमें जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो सभी मंच पर उपस्थित रहेंगे, और इन सभी 23 विधानसभाओं से भी आम जनमानस इस रैली के अंदर शिरकत करेगा। और अपने आप में ये रैली एक विशाल रैली होगी, एक भव्य रैली होगी, क्योंकि 2024 के इस विधानसभा के चुनाव डिक्लेयर होने के पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी की हरियाणा प्रदेश के अंदर ये पहली रैली है जो कुरुक्षेत्र के अंदर आयोजित होने जा रही है। तो अपने आप में ये रैली एक अनूठी होगी, भव्य होगी, और एक विशाल रैली यहाँ पर आयोजित की जा रही है, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र जिले की पूरी टीम व्यवस्थाओं में पूरे जोर शोर से लगी हुई है। और आप देखेंगे कि 14 तारीख को बहुत ही भव्य रैली को शिरकत करने के लिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, और हजारों हजार की भीड़ अपने लोकप्रिय नेता, विश्वविख्यात नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों को सुनने के लिए यहाँ पर तो क्या प्रधानमंत्री के आने से कुछ वोटिंग का कुछ ग्राफ बढ़ेगा, या मतलब आगे कुछ? देखिए, निश्चित तौर पर मैं ये कहूँगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी केवल भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, भारत के ही नहीं, विश्वविख्यात नेता हैं। आज पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है, उनके विचारों को पसंद करती है, उनकी कार्यशैली को पसंद करती है, उनके सिद्धांतों को पसंद करती है, और उनकी कार्य योजना को पसंद करती है। इसलिए एक बहुत बड़ा क्रेज भारत के अंदर, पूरे देश के अंदर, युवाओं के अंदर, महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर, हर वर्ग के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का क्रेज है। क्योंकि पूरा भारत का जो युवा है, जो पूरे भारत के अंदर जो सभी वर्ग हैं, वो नरेंद्र मोदी जी के विचारों को पसंद करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं और उनकी बातों को स्वीकार करते हैं। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे
कि इन रैलियों के माध्यम से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुनकर के आप देखेंगे कि निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अपने अपनी विधानसभाओं के अंदर, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि उनके अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इजाफा होगा। अशोक जी, नरेंद्र मोदी 2014 के लोकसभा चुनाव में भी आए, विधानसभा में भी आए, 19 में भी आए हैं और अब भी आ रहे हैं विधानसभा के चुनाव में, लेकिन लोकसभा के चुनाव में नहीं आए। क्या इसलिए नहीं आए थे कि यहाँ पर ऐसा प्रत्याशी बना दिया था नवीन जिंदल? 14 में उन्होंने आरोप लगाए थे कोयला घोटाले के, और जनता पूछेगी कि आपने कोयला घोटाला किया है, तो इस कारण से नहीं आए थे क्या लोकसभा में? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की आपने बात की 2014 की, 2019 की, और अभी हम 2024 की बात कर रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की 2024 के इस विधानसभा के अंदर अभी ये कुरुक्षेत्र के अंदर रैली है, और हो सकता है अभी वो टेंटेटिव है, हो सकता है हिसार के अंदर भी रैली हो सकता है सिरसा के अंदर भी रैली हो सकता है सोनीपत के अंदर भी रैली हो। तो इससे पूर्व जो हमारा लोकसभा का चुनाव था उसमें अम्बाड़ा के अंदर रैली थी, अन्य लोकसभा के क्षेत्रों के अंदर रैली थी। तो इस तरह से केंद्रीय जो हमारी केंद्रीय टीम है वो तय करती है कि किस हमारे केंद्रीय नेता की रैली किस स्थानों पर होगी, और क्या वहाँ के जो हमारे नेता हैं, जो हमारा प्रदेश नेतृत्व है, कि वो अपनी सुजेस्ट करता है कि उनको हम माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली अम्बाड़ा करवाना चाहते हैं, कुरुक्षेत्र करवाना चाहते हैं, करनाल करवाना चाहते हैं। तो देखिए, हमारे जो सांसद हैं वर्तमान नवीन जिंदल जी, तो वो भी इस समय सांसद हैं, तो उस समय वो भी स्टेज पर उपस्थित रहेंगे। तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे हरियाणा के अंदर जब चुनाव का बिगुल बज जाता है और वो जो अपनी चुनावी जनसभाएं करते हैं, तो निश्चित तौर पर किसी न किसी जिले के अंदर उनका जाना एक स्वाभाविक है, और वो इसी क्रम के दौरान वहां पर जाते हैं। ठीक है।